हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है सर जी। हम तो बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम भी एकदम बढ़िया हैं सर जी। चलो नई यूनिट से शुरुआत करते हैं आज। हमने अभी तक जनरल रूल्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह सब देख लिया था। अब ना नई यूनिट से शुरुआत करते हैं, जिसका मतलब जिसका मीनिंग है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें। इसके ब्यूटीफुल नोट्स फॉर यू आर ऑलरेडी रेडी टू बैंग अपॉन। यहीं से आपको पढ़ना है, बट देखो लिखना भी तो आना जरूरी है। लिख तो यहां से भी लोगे, बट मैं तो देखो बुक और इससे दोनों से पढ़ा देता हूं, ताकि अपनी टेंशन फ्री रहे और आपको भी कोई दिक्कत ना है। आप चेक कर सकते हो। देखो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पढ़ेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन द फर्म, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, ये सब। तो ऐसे करके आपके नोट्स रेडी हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। हाँ जी सर, रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलते हो, क्या पता है आप सबको? बताओ जल्दी से मेरे को, रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हो? सर हमने तो सुना एक बॉयफ्रेंड होता है, एक गर्लफ्रेंड होता है, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप करते हैं। ये एक बाबू बाबू एक शोना शोना करते हैं। तो सर वही पता है हमें तो रिलेशनशिप के बारे में। अरे बच्चों ठीक है, वो तो है ही, वो तो आपका निजी मामला हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। दो पार्टनर्स है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो दो पार्टनर्स हैं वो भी तो काम कर रहे होंगे, तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा उसकी आज हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करें आज जल्दी से। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ इनके क्या रिलेशन होते हैं। देखो इसे काफी सारे पॉइंटर्स हैं, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे रखी है, फिर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज दे रखा है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। तो ये सब हम आज कवर करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर आपको रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर के बारे में क्या पता है? रिलेशनशिप के बारे में बताओ क्या पता है? सर वही मैंने हमने जो बताया आपको, हमें तो यही पता है, शोना बाबू करते हैं हम तो रात को। तो मैंने कहा बेटे शोना बाबू तो करते रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करते रहना, बट ये तो पढ़ना जरूरी, लिख के तो यही आओगे। चलें शुरुआत करें। यस सर, तो रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। देखो दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है राम और दूसरे पार्टनर का नाम है श्याम। ये एक फर्म चला रहे हैं जिसका नाम है आरएस एंड एसोसिएट्स, राइट। अब ये आरएस एंड एसोसिएट्स के अंदर कैसे एसोसिएटेड है, मतलब इनके क्या राइट्स, इनके क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के प्रति, इनके क्या रिलेशनशिप है इस फर्म के प्रति, और इनके श्याम का क्या रिलेशनशिप है इस फर्म के प्रति, राम का क्या रिलेशनशिप है इस फर्म के प्रति, और राम और श्याम के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशंस का क्या मतलब है? सर इनकी ड्यूटीज क्या हैं, इनके राइट्स क्या हैं, इनकी लाइबिलिटीज क्या हैं। हम वो रिलेशनशिप की बात नहीं करते जिसमें सब आ जाता है, हम बात करते हैं इनकी ड्यूटीज क्या हैं, इनके राइट्स क्या हैं, इनकी लाइबिलिटीज क्या हैं, इनको क्या करना है इमरजेंसी सिचुएशंस में, इनको कैसे काम करना है हर एक सिचुएशन में, जैसे जनरल ड्यूटी क्या होती है इनकी, ठीक है। और बताओ सर, सर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे एक्ट अपॉन करना है, ठीक है जी। अच्छा सर, उसके बाद अगर मेरे को बताओ हमें काम करना चाहिए, हमारे को म्यूचुअली डिसाइड करके काम करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल राम है, कुछ गेन करता है फॉर्म के लिए, तो दोनों में बंटना चाहिए। और अगर राम की वजह से कोई नुकसान होता है, इसके मिसकंडक्ट, इसकी डिलीजेंस की वजह से कोई नुकसान होता है फॉर्म को, तो इसको फॉर्म को उस नुकसान की, लॉस का भरपाई करनी पड़ेगी। तो लॉस को मेक गुड करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? हम इसके अंदर ना रिलेशन ऑफ पार्टनर के बीच में यही पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप में उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, एक एक करके। तो मोटा माटा ये है कि अगर राम और श्याम एक फॉर्म चला रहे आरएस एंड एसोसिएट्स, तो राम और श्याम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, श्याम का फॉर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, राम का फॉर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में फॉर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब हो गया इनकी ड्यूटीज, इनकी राइट्स, इनकी लाइबिलिटीज। चलिए आओ शुरुआत करते हैं पहले पॉइंटर से। हमारा पहला पॉइंटर क्या कहता है? देखो पार्टनरशिप के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही चल चुका है। अब हम यहां पे बात करेंगे इनके रिलेशनशिप की। सर रिलेशनशिप की, ठीक है, आ जाओ। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सबसे पहली जो जनरल ड्यूटी होती है, मतलब जनरली ओवरऑल आपको हर चीज का देखो अलग अलग चीजों का तो काम करने है, बट ओवरऑल आपको क्या चीज मेंटेन करके रखनी है ये बताते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर।
मतलब देखो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, किस चीज के लिए चला रहे हो? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? फर्म की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। अच्छाई के बारे में सोचोगे तो क्या होगा? आपका तो फायदा होगा ही, आपके पार्टनर का भी फायदा होगा और फर्म का भी फायदा होगा। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। द पार्टनर्स शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब सर यहां पे क्या है? यहां पे राम का भी फायदा, यहां पे श्याम का भी फायदा और यहां पे आरएस एंड एसोसिएट्स का भी फायदा, साथ ही साथ कस्टमर्स का भी फायदा, सप्लायर्स का भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा और सारे इंप्लॉइज का भी फायदा। हमें अपना बिजनेस इस तरह के से चलाना पड़ता है जिसकी वजह से सबको फायदा हो। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के हिसाब से हमें आपका बिजनेस चलाना है। मतलब राम को भी बिजनेस ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के हिसाब से चलाना है, श्याम को भी अपना बिजनेस ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के हिसाब से चलाना है और ऐसे आरएस एंड एसोसिएट्स का भी फिर एडवांटेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को अपना बिजनेस बहुत शिद्दता, बहुत ईमानदारी और बिल्कुल सभ्यता के साथ इनको अपना बिजनेस निभाना पड़ेगा। बिजनेस के प्रति अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, बिजनेस के प्रति अपनी ड्यूटीज को जाहिर करना पड़ेगा, बिजनेस के प्रति अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज को उस हिसाब से प्रकट करना पड़ेगा ताकि सबका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो जाए, सबका ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो जाए। मेरी बात समझ आई? तो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के बीच में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबका ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो जाए। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? यस है, जल्दी से बोलो। They should render to any partner or his legal representative full information of all the things affecting the firm. आपके पार्टनर को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ भी छुपाना नहीं है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से या किसी और से भी जो कि उसके फर्म के पार्टनर है। तो पार्टनर्स को देखो, राम अगर अकाउंट्स बना रहा है तो राम को सारी इंफॉर्मेशन श्याम को देनी पड़ेगी। राम और श्याम को आरएस एसोसिएट्स के जितने अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब राम और श्याम के खुद के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमें हर एक चीज का, हर एक इंफॉर्मेशन का फुल डिस्क्लोजर करके चलना है। A partner must observe the utmost good faith in his dealings with other partners. मतलब इसको ईमानदारी, शिद्धता के साथ अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ भी डील करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण के थ्रू हम आपको एक चीज समझाते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा। राम और श्याम दो पार्टनर है, राम और श्याम दो पार्टनर है। राम का बहुत बढ़िया नेटवर्क है, मतलब राम इज अ वेरी वेल्दी नेटवर्क, वेल्दी इंडिविजुअल विद नेटवर्क्स। ही नोज मेनी पीपल, मतलब इसकी मिनिस्टर्स के साथ भी जान पहचान है, इसके सीएफओ, सीईओज, बड़े बड़े फाउंडर्स के साथ उठना बैठना है। अब श्याम क्या है? श्याम थोड़ा हार्डवर्किंग आदमी है, बट श्याम के इतने नेटवर्क्स नहीं है, ठीक है? हाँ, बट इसकी भी अच्छी खासी पहुंच है, बट इतनी पहुंच नहीं है। नेटवर्क के मामले में थोड़ा सा लो है श्याम, ठीक है? अब क्या हुआ भाई, राम के नेटवर्क है तो राम क्या करता था? राम क्या करता था? रॉ मटेरियल आया, ये क्या करता था? मेरी बात सुनना, ये ना थोड़ा रॉ मटेरियल, जैसे मान लो इनकी कोई बहुत महंगे रॉ मटेरियल का काम था, थोड़ा सा रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से खरीदा, ठीक है? फैक्ट्री जो इनकी है उस पे काम कराया, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कराया, उस रॉ मटेरियल पे सप्लायर से खरीद के वर्क इन प्रोग्रेस कराया, और इस वर्क इन प्रोग्रेस करके को फिनिश्ड गुड्स जब बनाया ना उसने, और इसको अपने खुद के नाम पे अलग से एक फर्म बना के बेचना चालू कर दिया। मतलब आइडियली इसको आरएस एंड एसोसिएट्स के अंदर काम करना चाहिए था, बट अब ये एक अपनी कोई राम एंड कंपनी बना के उसमें ये काम कर रहा है। तो ये बताओ, ये अटमोस्ट गुड फेथ के साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर ये अपना काम करेगा ऐसे, तो इस केस में किसका नुकसान होगा? सर इस केस में तो आरएस एंड एसोसिएट्स का नुकसान होगा, इस केस में सर श्याम का नुकसान होगा, इस केस में सर इंप्लॉइज का नुकसान होगा, इस केस में सर गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा। सर कैसे होगा सबका नुकसान? आप मेरे को एक एक बार सब चीज का बताइए तो मैं बताता हूं। देखो, अगर राम खुद से काम करेगा, तो एक बात बताओ, श्याम को प्रॉफिट से हिस्सेदारी कम मिलेगी, क्योंकि अब राम ने डायरेक्टली अगर माल सप्लाई कर दिया विदाउट बीइंग इन्फॉर्म टू श्याम, तो क्या होगा? राम को ही सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा उस माल का जो कि राम ने सप्लाई करा है। साथ ही साथ एम्प्लॉइज को बोनस कम मिलेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, और साथ ही साथ आरएस एंड एसोसिएट्स की ग्रोथ पे भी इफेक्ट आएगा, बिकॉज उसकी फर्म के नाम से नहीं, अब तो राम एंड कंपनी के नाम से माल बिक रहा है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? तो इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब हुआ राम ने अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर डीलिंग नहीं करी, और इसकी वजह से पार्टनर्स एज वेल एज फर्म को नुकसान हुआ है। तो कोई भी पार्टनर है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के साथ काम करना है, साथ ही साथ फुल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना है, और अटमोस्ट गुड फेथ के साथ ही डीलिंग करनी है विद ऑल दी अदर पार्टनर्स। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से ठोको ताली, ठोको ताली। बात समझ आई या नहीं?
तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज इज योर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज फुल इंफॉर्मेशन एंड थर्ड पॉइंट इज अटमोस्ट गुड फेथ। आ जाओ एक बार नोट से भी मैं आपको टैली करा देता हूं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि भाई सर ने लिखा है नहीं लिखा है। आ जाओ एक बार इसकी कॉपी बना लिया जाए ताकि आपको ओरिजिनल तो दे ही दें हम। जल्दी से बता दो सर, आ जाओ। तो मेरी बात सुनो, पहला पॉइंट हमने क्या करा, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। दो पार्टनर थे ए और बी, एक क्रशिंग बिजनेस चला रहे थे। अब इनको कैसे बिजनेस चलाना है, कैरी बिजनेस इन ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। रेंडर फुल इंफॉर्मेशन टू पार्टनर, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। अगर इसके अंदर खर्चा है तो खर्चा बताना है, अगर कोई सेल हुई है तो सेल बतानी है, कोई भी सेल छुपानी नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं छुपाना है, कुछ भी नहीं छुपाना है जो फर्म के साथ चल रहा है। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब आपको अपनी अपनी डीलिंग्स के साथ कोई ईमानदारी बरतनी है, कोई भी धोखाधड़ी फ्रॉड नहीं करना। आपको मेरी बात समझ, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सारी चीजें हैं ना, मैंने यहां पे सारा लिख के दिया है, प्रेजेंट करके दिया, टेंशन नहीं लेनी आपको, आप बस मेरी बात सुनते रहिए ध्यान से। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब एक बात सुनो, इन अ transaction between partners for the sale and purchase of shares in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is duty to disclose all the material facts। अगर किसी एक पार्टनर को ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है तो दूसरे पार्टनर को उसकी इंफॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं, उसके अंदर से छुपाना नहीं है, सारी डिस्क्लोजर करना है, सारी इंफॉर्मेशन का 100% इंफॉर्मेशन का उसको डिस्क्लोजर जो है करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ गई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करा है तो दूसरे पार्टनर को उसकी वजह से नुकसान नहीं होगा, और अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करा और उसका फ्रॉड जो है पकड़ा गया है तो जिसका फ्रॉड पकड़ा गया है उसे उस फ्रॉड की भरपाई करके दूसरे पार्टनर को उसका नुकसान जो है देना पड़ेगा। द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म must make good the loss sustained by the firm by his misconduct। अगर फर्म को कोई नुकसान हुआ है, अगर पार्टनर को कोई नुकसान है तो आपको उस नुकसान की ड्यू टू दैट फ्रॉड भरपाई करनी पड़ेगी। एंड द अमाउंट सो बॉट इन द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो मतलब देखो वही सेम चीज है, राम और श्याम बिजनेस कर रहे थे और राम ने कोई फ्रॉड करा, उसकी वजह से पेनल्टी लग गई RS एंड एसोसिएट्स के ऊपर। तो पेनल्टी लगी तो किसका नुकसान हुआ, भाई फर्म का नुकसान हुआ, बट हुआ किसकी वजह से, राम की वजह से। अब आइडियली किसका नुकसान बनना चाहिए था, नहीं, अगर राम फ्रॉड नहीं करता तो नुकसान नहीं होता, पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती। अब पेनल्टी भरी है तो फ्रॉड तो हो गया, अब क्या इसकी भरपाई कौन करेगा, सर आइडियली तो इसकी भरपाई राम को ही करनी चाहिए, तो राम को इसकी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, इस फॉर्म के अंदर पैसा डालना पड़ेगा और जो पैसा है वो डिवाइड हो जाएगा अमंग अदर पार्टनर्स एज वेल। तो सर इसके अंदर यही लिखा हुआ है, अगर कोई पार्टनर की वजह से अगर कोई पार्टनर कमिट करता है फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड जो सामने वाले पार्टनर को ना उसको मेक करना पड़ेगा गुड, बेसिकली उसको लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी of his misconduct and the amount so bought in the partnership should be divided between the partner। जो भी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी तो उसको फर्म के अंदर लाना पड़ेगा और जो भी वो पैसा लेके आएगा वो सारे पार्टनर्स के अंदर बट जाएगा उनकी रेशो के अंदर। An act of the partner imputable to the firm or the principal of the agency which is fraud on his co-partners entitle the co-partner as between themselves to throw the whole of the consequences upon him। इसका क्या मतलब है सर, ये कह रहा है अगर कोई पार्टनर ने कुछ ऐसा काम करा है, ऐसा कांड करा है जिसकी वजह से वो फ्रॉड जो है बाकी को पार्टनर्स को भी झेलना पड़ सकता है, तो सारे को पार्टनर्स मिलके जिस पार्टनर की वजह से नुकसान है उसके ऊपर उसकी जितनी भी गलतियों का टोकरा है उसके ऊपर फोड़ सकते हैं। मान लो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, एक राम है, एक श्याम है, एक महेश है और एक घनश्याम है, ठीक है। तो इन्होंने RSMG करके एक फर्म बनाई, ठीक है। अब क्या हुआ, राम ने फ्रॉड करा, इसकी वजह से इन सारे तीनों पार्टनर को भी नुकसान होने वाला है। तो ये तीनों पार्टनर क्या कर सकते हैं, ये नुकसान का जो टोकरा है ना पूरा जो भरा है राम ने, ये इसके ऊपर मंड सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई तेरी वजह से नुकसान हुआ और तू ही इसका नुकसान की भरपाई करेगा, हम में से एक रुपया भी कोई इस नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। तो लास्ट पॉइंट में यही बोला है। तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। अब इसके अंदर आ जाओ एक बार, आपको एक बार मैं इससे और दिखा देता हूं। देखो क्या कह रहा है ये, पार्टनर शुड मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय हिज मिसकंडक्ट। पार्टनर फ्रॉड लाइबल, पार्टनर्स नेग्लिजेंस लाइबल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी देता हूं मैं कैसे बताना चाह रहा था। देखो दो चीजें होती हैं, हाँ यहां पे मैं आपको बताता हूं, दो चीजें होती हैं। एक होता है पार्टनर ने करा है फ्रॉड, एक होता है पार्टनर ने करा है नेग्लिजेंस।
यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिकली पार्टनर ने करा है फ्रॉड और पार्टनर ने करा है नेग्लिजेंस। अगर पार्टनर ने करा है फ्रॉड, अगर पार्टनर ने फ्रॉड करा है और अगर पार्टनर ने नेग्लिजेंटली बिहेव करा है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। देखो, अगर पार्टनर ने फ्रॉड करा है तो नुकसान की भरपाई 100% पार्टनर करेगा। और पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ है तो कौन लायबल होगा? पार्टनर ने नेग्लिजेंटली बिहेव करा है, इंटेंशन नहीं था बट हो गया, इंटेंशन नहीं था बट हो गया, तो देखो तो क्या होगा। और अगर पार्टनर ने फ्रॉड करा है तो क्या होगा? अगर पार्टनर ने फ्रॉड करा है तो उसका जिम्मेदार पार्टनर होगा, और अगर पार्टनर ने नेग्लिजेंटली बिहेव करा है, अगर पार्टनर ने नेग्लिजेंटली बिहेव करा है तो हो सकता है उसको जिम्मेदार ना ठहराएं और सब पूरी फर्म जो है उस नुकसान की भरपाई करे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ आएगा। देखो, एक पार्टनर ने फ्रॉड करा है, जैसे इसने क्या करा, इनका हॉर्स का बिजनेस था, हॉर्स बेचने का, और इसने क्या करा, जो हॉर्स था ना, ये ऐसे हॉर्स था, 4 टांगे थी इसकी हॉर्स की, तो ना इसकी टांगों में दिक्कत थी। ये जो होते हैं ना लास्ट में जो पंजे होते हैं, इसके पंजे आपको पता है ना कुछ अलग मटेरियल से बने होते हैं। अब इसकी टांगों में दिक्कत थी। अब पार्टनर ने क्या करा, पार्टनर ने इसकी टांगों में सीमेंट भर दिया ताकि ये जो घोड़ा है ना ये बिकने के लिए रेडी हो जाए। और किसी और पार्टनर को इसने बताया नहीं, मतलब जो RSMG थे, इनका बिजनेस था घोड़ा बेचने का, ठीक है। अब राम ने क्या करा, इसकी घोड़े के अंदर की जो टांगों के लास्ट का पार्ट होता है इसके अंदर सीमेंट भर दिया और किसी को बताया नहीं। जब जिसको बताया ना, जिसको बेचा, मान लो एक्स को बेचा, और एक्स को जब पता चला नहीं कि भाई इसके अंदर तो इन्होंने सीमेंट भरा हुआ है, इसने RSMG के ऊपर केस ठोक दिया और जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी जो है आ गई। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? भाई SMG को तो कुछ पता भी नहीं था, बट फ्रॉड तो हुआ है, आर को पता था। अब की लाइबल कौन रहेगा? भाई यहां पे रहेगा राम लाइबल, बिकॉज ना ही किसी पार्टनर को पता था और इसने जान के फ्रॉड करा है। तो अगर फ्रॉड करा है तो भाई राम ही लाइबल रहेगा। बट अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैं बात करता हूं पार्टनर्स की नेग्लिजेंट बिहेवियर की, नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल RSMG का धंधा था आइसक्रीम बेचने का। अब क्या हुआ, आइसक्रीम बेचने का धंधा था। अब गर्मियों के अंदर आप आइसक्रीम 5 मिनट्स तक के लिए भी बाहर रखते हो तो पिघल जाती है। और भाई साहब ने, राम जो है डिलीवरी देख रहा था, और राम ने आइसक्रीम को एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए जो है बाहर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आइसक्रीम सारी जो है पिघल गई और बहुत नुकसान हो चुका इस RSMG फर्म को। बट हुआ क्या था, राम की नेग्लिजेंट बिहेवियर था। ऑल्दो राम ने ये फ्रॉड नहीं करा था, राम ने यहां पे करा था नेग्लिजेंटली बिहेव। राम ने यहां पे फ्रॉड नहीं करा था, यहां पे राम ने करा था नेग्लिजेंटली बिहेव। भाई देखो, राम क्या है, खाना लंच करने चला गया, वो भूल गया कि अब बाहर आइसक्रीम का ट्रक आया हुआ है और इसको अभी अगर हमने विद इन हाफ एन आवर फ्रीजर में नहीं रखा तो ये सारी आइसक्रीम जो है पिघल जाएगी और हमें बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। बट राम के दिमाग से ये चीज निकल गई, वो लंच करने चला गया, जिसकी वजह से ये आधे घंटे छोड़ो 1 घंटे के लिए बाहर खड़ा रहा और जितनी आइसक्रीम थी इस ट्रक के अंदर वो सारी पिघल गई और ये टाइमली रेफ्रिजरेट कर नहीं पाई, जिसकी वजह से इस RSMG फर्म को बहुत मोटा हो गया है नुकसान। तो इसकी भरपाई कौन करेगा सर, जल्दी से बताइए। देखो, अगर राम ने नेग्लिजेंटली बिहेव करा है, राम ने नेग्लिजेंटली बिहेव करा है तो क्या होगा, तो चलो एक बार के लिए फर्म माफ कर देगी और ये सारी नुकसान का भरपाई कर लेगी। बट अगर राम ने फ्रॉडलेंटली बिहेव करा है ना, तो फिर सारा ही नुकसान जो है राम को भरपाई करनी पड़ेगी। बट अगर नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ है तो राम को माफी मिल जाएगी और ये नुकसान जो है सब में बढ़ जाएगा। बट अगर राम ने जान के नेग्लिजेंटली बिहेव करे तो भी इसको फ्रॉड का नाम देके उसको लायबल ठहरा दिया जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई नहीं? तो ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉस का क्या मतलब है? द पार्टनर हु इज कमिटिंग द फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म शुड मेक द गुड लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट। अगर उसकी मिसकंडक्ट की वजह से कोई लॉस हुआ है या फ्रॉड हुआ है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है फर्म को, तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी एंड द अमाउंट सो बट इन द पार्टनर शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट पे, तो आपको मेरी बात समझ आएगी नेग्लिजेंस के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब सॉरी, पहले आता है ये आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। उससे पहले ना हम क्या करते हैं, हाँ यही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, आ जाओ।
तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप। सर उसके अंदर हमने क्या क्या देखा सर, उसके अंदर हमने देखा पहले तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज देखा हमने कि कम जो पार्टनर्स है उनको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना है, साथ ही उन्हें फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल द अदर पार्टनर्स करनी है, और साथ ही उन्हें अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर सारी ट्रांजेक्शन की डीलिंग करनी है। तो आपको जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर का जो पॉइंट है वो याद हुआ। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, 3 पॉइंट। यस सर बिल्कुल याद होगा। और ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉस कैसे याद करेंगे सर, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई का लॉस होता है अगर किसी पार्टनर ने किसी नेग्लिजेंट बिहेवियर या फिर किसी फ्रॉड को चलते चलते कोई मिसकंडक्ट करा है और उसकी वजह से फर्म को या कोई पार्टनर को नुकसान है, तो उसको उस फर्म की लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। हैव टू मेक गुड द लॉस, एंड जो भी अमाउंट वो लेके आएगा वो पार्टनर्स के बीच में जो है बट जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई? तो हो गया आपका ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स का क्या मतलब है? द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। मतलब देखो क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल, आ जाओ दोबारा से हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। आ जाओ मेरी बात सुनो, सब यहां पे ध्यान से सुनते रहना, एक बार ध्यान से सुनते रहना बस मेरी बात। आ जाओ मेरे साथ, इधर उधर मत देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, ठीक है? देखो दो पार्टनर है, दोबारा से हम उन्हीं की बात करते हैं। दो पार्टनर है हमारे, राम और श्याम। राम और श्याम हमारे दो पार्टनर है, ठीक है? अब इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ पार्टनरशिप का, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ। फिर क्या हुआ, इन्होंने इसके अंदर अपनी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के पहले ही नष्ट कर लिया। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी? जैसे राम परचेज देखेगा, जैसे इन्होंने ना ऐसे बांट लिया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक टेबल बनाई, राम की बनाई एक टेबल और एक श्याम की टेबल बनाई और एक बनाई बेसिक्स की टेबल, ठीक है? अब क्या बनाया इन्होंने? इन्होंने लिखा भाई अकाउंट्स कौन संभालेगा? अकाउंट्स देखेगा राम और श्याम अकाउंट्स नहीं देखेगा, बट श्याम को इसकी डिटेल मिलती रहेगी जब टाइमली राम से वो मांगेगा। बैंक अकाउंट कौन देखेगा? बैंक अकाउंट का सारा काम देखेगा श्याम, राम को कोई डिटेल चाहिए होगी वो मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट, परचेज कौन देखेगा? परचेज देखेगा राम, बिकॉज इसका नेटवर्क है सप्लायर्स के बीच में, तो श्याम की ड्यूटी नहीं है। और सेल कौन देखेगा? सेल देखेगा श्याम, बिकॉज इसका नेटवर्क है सेल्स के अंदर, तो राम की ड्यूटी खत्म। तो इन्होंने ऐसे करके एक अपना अग्रीमेंट लिखा जिसके अंदर अपने इन्होंने ड्यूटीज एंड राइट्स डिफाइन करे, ड्यूटीज और राइट्स अपने डिफाइन करे कि हाँ भाई इसका ड्यूटी, इसका काम ये मेरा रहेगा और इसकी ड्यूटी, इसका काम तेरा रहेगा। या तो ऐसे डिसाइड कर लो, या फिर मान लो इन्होंने फॉर्म चालू कर दी थी, इसके बीच में इन्होंने कुछ अपने बीच में किसी चीज को लेके अग्री नहीं करा, बट काफी साल होते गए, राम परचेज देखने लग गया और श्याम सेल्स देखने लग गया, तो इंप्लाइड ड्यूटी हो गई म्यूचुअल एजेंसी के बीच में कि भाई परचेज अब सारी राम देखेगा, सेल्स अब सारी श्याम देखेगा। मान लो किसी दिन राम ने परचेज नहीं देखी, तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई श्याम तूने क्यों देखी, तू भी तो पार्टनर है। तो श्याम बोल देगा सुन भाई राम, तू हमेशा से परचेज तू देखता था, मैं कैसे बीच में आ जाऊं, मैं कैसे बीच में आ जाऊं? ये तो कस्टम था ना, तू ही देख रहा है परचेज सारी, सेल्स तू देख ही रहा हूं ना। मैं कह रहा मैं भी सेल्स देख लूंगा, तू भी देख परचेज। कहता है ये डिसाइड हुआ हमारे बीच में, नहीं हुआ तो फिर क्या ऐसे कैसे कैसे बात कर ले? तो इनके बीच में झगड़ा हो गया। तो उस झगड़े को ना करते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं जिसके अंदर अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज को पहले ही ये बांट लेते हैं। आज एक बार इसके पॉइंट के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, द म्यूचुअल ड्यूटीज मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, है तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख लो बिटवीन द पार्टनर, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। या तो एक्सप्रेसली बोल दो या इंप्लाइडली बोल दो कि हाँ भाई तेरा सप्लायर में नेटवर्क, तो इंप्लाइड सी बात है तू परचेज देखेगा, तेरा सेल, तेरे बायर्स के अंदर नेटवर्क है तो इंप्लाइड सी बात है तू सेल देखेगा। तो अगर ये इंप्लाइड आ रहा है तो ठीक है, या वरना एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दो कि हाँ भाई तेरी राइट्स ये रहेंगे, तेरी ड्यूटीज ये रहेंगी। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एक पॉइंट और है इससे पहले, सच अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एंड सच कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। इसका क्या मतलब है? सर अगर आपको
इसके अंदर कुछ चेंज करना होगा ना म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में। फॉर एग्जांपल मैं परचेज देख रहा था आज और मेरा पार्टनर सेल्स देख रहा था, अगर हमें चेंज करना है अपनी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो हमें जितने पार्टनर उस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं तो सबका कंसेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब परचेज जो है, अब पहले तो ईशान देखता था अब उसका पार्टनर देखेगा, या फिर अब पहले वो सेल देखता था अब ईशान सेल देखेगा और परचेज दूसरा पार्टनर देखेगा। ऐसे करके अगर कंसेंट के साथ, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर के साथ अग्रीमेंट होता है या कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑब्टेन होती है, तब इनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है चेंज होगी, अदरवाइज वही चलती रहेंगी। तो कंसेंट ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है सारे पार्टनर का टू वेरी एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। आपको मेरी याद समझ आई या नहीं? जल्दी से ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको 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 ताली। समझ आई मेरी बात? तो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर के बीच में क्या बात करते हैं, देखो पहले ही एग्री कर लो, एक्सप्रेसली एग्री कर लो या इंप्लाइड, थ्रू इंप्लाइड बिहेवियर एग्री कर लो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग, या फिर अगर आपको चेंज करना है तो आपको कंसेंट लगेगा सारे पार्टनर का। समझ आ गई मेरी बात? चलो एक दो घूंट पानी पी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? अब मेरी बात सुनो आप, मान लो दो पार्टनर हैं राम और श्याम, ठीक है। अब हुआ क्या, राम और श्याम एक बिजनेस करते थे आरएस एंड एसोसिएट्स के अंदर, और उसके अंदर वो बिजनेस करते थे कॉपर सप्लाई का, राम को एक ऑफर आई, ये सेल देखता था, राम मान लो फॉर एग्जांपल सेल देखता था, राम को एक ऑफर आई कि राम तू, महेश ने ऑफर दी थी उसको, महेश ने उसे ऑफर दी कि राम तू ना मेरे साथ पार्टनरशिप और कर ले और हम एक नई फर्म बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम RM एंड एसोसिएट्स, और उस फर्म में हम कॉपर सप्लाई करते हैं। सिंस तेरी सप्लाई बहुत अच्छी है तो मैं तेरे को पार्टनर, एज अ पार्टनर ला रहा हूं, तू अपनी फर्म में तो करता ही रही हो और यहां पे भी तू सप्लाई कर देने चालू कर दियो, तो होगा क्या, तेरे को यहां से ही प्रॉफिट मिलेगा और तेरे को यहां से ही प्रॉफिट मिलेगा। तो राम बोलेगा, राम तो लालची हो गया था, है ना, राम तो लालची हो गया इसमें तो, है ना। तो ये चीज ठीक है या नहीं ठीक है? तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, such contract may provide that a partner shall not carry on the business other than that of the firm while he is a partner. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब आप जो है उससे साइन करा सकते हो कि यार देख, अगर तू ये वाला बिजनेस कर रहा है ना, तो ये बिजनेस किसी और के साथ नहीं करेगा। मान लो राम और श्याम एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं कि राम और श्याम तुम दोनों ही कोई और बिजनेस नहीं करोगे किसी और के साथ जब तक आप इस बिजनेस के अंदर हो। आप अगर आप कोई और बिजनेस कर लो महेश के साथ, हमें कोई पाबंदी नहीं है, बट आप कॉपर सप्लाई का सेम बिजनेस उस महेश के साथ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने एक अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड साइन कर दिया है। तो हम इससे एक अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है पहले ही साइन करा सकते हैं। जैसे हमने डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में एक अग्रीमेंट साइन कराया था कि ये राइट्स तेरी रहेंगी, ये लायबिलिटीज तेरी रहेंगी, ऐसे ही हम अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी साइन करा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, और जनरल ड्यूटीज हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का अधिकार है बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का। Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of business. उसने पूरी शिद्धता के साथ ड्यूटीज को निभाना है। Any difference arising as a ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners. अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर होगा उसके अंदर मेजॉरिटी पार्टनर्स जो बोलेंगे वो चीज हमें माननी पड़ेगी। बट अगर हाँ, और साथ ही साथ एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। साथ ही साथ जितने पार्टनर है उनको अपनी इच्छा जाहिर करने का बिल्कुल मौका दिया जाएगा जब तक वो एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचते हैं। कोई भी मैटर खड़ा हो जाता है तो उसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, तो जितने ही पार्टनर है उनको अपने ओपिनियन रखने का मौका 100% दिया जाएगा। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है,
राम एंड श्याम आज कॉपर बिजनेस में थे और अब उन्हें कोई और बिजनेस चेंज करना है। उनके साथ मान लो 4 पार्टनर और थे। फर्म का नाम था आरएस एंड एसोसिएट्स। उस फर्म के अंदर राम श्याम तो काम कर ही रहे थे, साथ ही साथ घनश्याम, महेश और 2 जने और थे, तो टोटल 6 पार्टनर थे वो। अब वो चाहते कॉपर बिजनेस को ना करते हुए क्या हम कोई और बिजनेस कर लें। फॉर एग्जांपल ये सोचते हैं हम कॉपर की जगह एल्यूमिनियम सप्लाई का बिजनेस चालू करते हैं। तो इन्होंने नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज कर दिया। ऑल्दो ट्रेडिंग है बट ट्रेडिंग ऑफ कॉपर की जगह ट्रेडिंग ऑफ एल्यूमिनियम कर दिया। तो इसके लिए आपको 6 के 6 पार्टनर जब तक हाँ नहीं बोलते तब तक आप उस कॉपर के बिजनेस से एल्यूमिनियम या मैंगनीज के बिजनेस पे नहीं जा सकते हो। आपको मेरी बात समझ आई नहीं? मैं आपको ना चारों चीज दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। इनके ना नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एनी कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर के पास राइट है कॉपी जो अकाउंट्स ऑफ द फर्म के उसको 100% इंस्पेक्ट करने का। इन द इवेंट ऑफ द डेथ, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उनके लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा अधिकार है राइट टू एक्सेस द बुक्स एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ द फर्म, ताकि उनको पता तो चले आइडियली इस जो पार्टनर मरा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर उनके जो घर वाले उनको ये तो पता चले उसका कितना हिस्सा था, उसका कितना शेयर था, उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी। आइडियली उनको इंस्पेक्ट करने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये सेम चीज यहां पे इन्होंने दोबारा बोल दी। आई डोंट नो व्हाई, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो 5 पॉइंट थे ना इनकी दोबारा से नई नई एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दी। यहां से अब देखना, अब यहां से दोबारा चालू हो जाएंगे, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड ये इसका है। उसके बाद राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये रहा इसका राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद राइट टू ऑफ लीगल हायर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये रहा इसका। इन्होंने पता नहीं क्यों पहले ऊपर दोबारा समझाया, उसके दोबारा से सेम पॉइंटर्स हल्के हल्के बड़े यहां पे करके दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या करा है आई डोंट नो। आईसीआई ऐसे करता है तो अब हमें भी देना तो था ही, तो हमने भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वही सेम चीज है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस इज बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ द पार्टनर एंड देयर मैनेजमेंट पावर्स आर जनरली को एक्सटेंसिव। मतलब इनकी जो पावर्स हैं वो को एक्सटेंसिव हैं। एक पार्टनर बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट की तरह चलते हैं। जो एक पार्टनर करेगा वो सारे पे बाउंड हो जाएगा, जो एक पार्टनर करेगा वो सारे पार्टनर्स पे बाउंड हो जाएगा, जो हमने पहली क्लास में भी देखा था। एक पार्टनर जो करेगा सारे पार्टनर्स, तो इनकी जो पावर्स होती है वो को एक्सटेंसिव होती है। साथ ही साथ हर एक पार्टनर को अधिकार है बिजनेस के अंदर काम करने का। राम श्याम ऐसा थोड़ी, राम श्याम तू जा भाई, अब तू घर जा, तूने पैसे लगा दे भाई, मैं तो करूंगा, मैंने पैसे लगाए हैं, मैं बिजनेस के अंदर भाग भी लूंगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं मैनेजमेंट के अंदर बैठूंगा, मैंने पैसे लगा रखे बिजनेस, मैं कैसे घर बैठ जाऊं भाई, मैं कैसे घर बैठ जाऊं, क्यों बैठ जाऊं मैं घर, मैं कैसे तो बैठ जाऊं बट क्यों बैठ जाऊं मैं घर, मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो बिजनेस के अंदर पूरा पार्टिसिपेट करूंगा, मैं तो नहीं बैठूंगा। तो इसके अंदर ये बोलते हैं एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर का पूरा अधिकार है बिजनेस ऑफ द फर्म के अंदर पार्टिसिपेट करने का। मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने का, बिजनेस से पैसे कमाने का हर एक पार्टनर को पूरा पूरा अधिकार है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर उनको उसकी ड्यूटी से डिप्राइव ऑफ कर दे, मतलब उनको ड्यूटी से भगा दे कि तू घर पे जाके बैठ, तेरा कोई काम नहीं है, मैं देख लूंगा बिजनेस। ऐसे नहीं होता बिजनेस। अगर पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो सारे पार्टनर्स की पूरा अधिकार है उसके बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का। राम ये नहीं बोल सकता शाम से कि भाई तू तो बेकार है, तू घर जा, मैं देख लूंगा, तूने पैसे लगा देना, मैं तेरे को हर महीने प्रॉफिट भिजवा दिया करूंगा। शाम बोलेगा क्यों भाई, मैं घर पे जाके बैठ जाऊं, ऐसे मैंने पैसे लगाए, मैं इसके अंदर काम करूंगा, मैंने बिजनेस चला रहा हूं, मैं काम करूंगा इसके अंदर, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। तो ऐसे केस में हर एक पार्टनर का अधिकार है राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एंड बिकॉज दिस इज द बिजनेस ऑफ द पार्टनर एंड देयर मैनेजमेंट पावर्स आर जनरली कोएक्सटेंसिव। ठीक है, एक यहां पे एग्जांपल है, एक बार इसको रीड करो या मैं एक बार पढ़ा देता हूं। चलो, नाउ सपोज दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर इज इंटरफियर्ड एंड he has been wrongfully precluded from participating therein। मतलब राम ने उसको बताया तू जा, तेरे को हम पार्टिसिपेटिंग, उसको पता है बेसिकली हुआ क्या, राम और श्याम बहुत बड़े तरीके से पार्टनरशिप चला रहे थे। एक बार क्या हुआ, अचानक से पता नहीं राम का दिमाग फिर गया क्या हुआ, और शाम को बोल दिया कल से तू मत आइयो, मैं देख रहा हूं। उसको कोई किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कराता था, मतलब परचेज भी खुद देख रहा था, सेल भी खुद देख रहा था, शाम को तो घर ही बिठा दिया था। तो एक तरह से इसको इंटरफेयर कर दिया था और उसको हटा दिया गया था उसकी ड्यूटी से। Can the court interfere in these circumstances? क्या कोर्ट इसके अंदर दखलंदाजी कर सकता है? The answer is affirmative। आंसर इसके अंदर affirmative का मतलब है डिपेंड्स, कि आंसर डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। The court can and will by injunction restrain other partners from doing so। वो रोक सकते हैं। अगर शाम कोर्ट के पास जाता है और बोलता है कि यार देखो मेरे को राम ने धक्का दे दिया मेरी पार्टनरशिप फर्म से, मेरे को कुछ बताता नहीं, अपने हिसाब से फर्म चला रहा है वो, आप कुछ करो,
ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन द कनेक्शन दैट अ पार्टनर हु हैज बीन wrongfully deprived of his right of participation in the management has also other remedies. मतलब शाम के पास अगर उसे पार्टनरशिप से हटा दिया जाता है, मतलब उसे बोल दिया जाता है कि तू घर बैठ, अब तेरा कोई काम नहीं है, तो वो सूट फॉर डिसोल्यूशन भी फाइल कर सकता है, सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन भी फाइल कर सकता है। मतलब सूट फॉर अकाउंट्स मतलब वो अकाउंट्स के लिए भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है कि भाई मुझे सारे अकाउंट्स बताओ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है घपला है इसके अंदर, ना ही तुम पार्टिसिपेट करने दे रहे हो, ना ही मुझे परचेज का पता चल रहा है, ना ही सेल का पता चल रहा है, मेरे हिसाब से तो तुम घपला करके बैठे हो इस बिजनेस के अंदर। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? तो ये एग्जांपल के अंदर इन्होंने बताया है। तो द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस ऑफ द लॉ विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी बिटवीन द पार्टनर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ही ये चीज आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भाई परचेज तू देखेगा, सेल तू देखेगा, फिर तो सीधी सीधी सी बात है। अगर ऐसा राम कर रहा है उसके बाद भी शाम को भगा रहा है, तो इस केस में तो भाई राम गिल्टी है और राम को फिर हमें हटाना पड़ेगा या फिर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा और जो कोर्ट ऑर्डर देगी उसके हिसाब से मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड हमने ना बहुत डिटेल के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी देख चुका है। अगर ओरिजिनल मैटर्स हुए, देखो वही चीज दे रखी है, अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है बिटवीन द पार्टनर विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब जो बेसिकली बेसिक मैटर्स होते हैं, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देम, जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कहेंगे। मान लो किसी फर्म में 6 पार्टनर है, 4 जो कहेंगे वो माननी पड़ेगी, मेजॉरिटी ने जिसने बोल दिया वो माननी पड़ेगी। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। वही सेम चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे 4 पार्टनर है आर एस एम जी और एच, मान लो है 4 पार्टनर आर एस एम जी एच। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फॉर्म चला रहे थे, ये फॉर्म चला रहे थे, मान लो कोई ये चला रहे थे स्पाइसेस का बिजनेस चला रहे थे। अब इनको जो है माल खरीदना था कोई XYZ सप्लायर से। ठीक है, अब XYZ सप्लायर को, मतलब XYZ सप्लायर से कभी कभार माल खरीद लेते थे, तो क्या हुआ, एच की ना बहुत तू मैं हो गई XYZ सप्लायर से, वो हरकतें कर रहा हो सकता है तू मैं हो गई हो, तो एच ने बोला कि यार हम ना XYZ से माल नहीं मंगाएंगे, नो। बट जी बोल रहे नहीं हम तो मंगाएंगे, वो सस्ता माल देता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये एक मैटर ऑफ फैक्ट, एक ओरिजिनल मैटर जो है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस अराइज हो गया कि अब हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हम करेंगे वोटिंग, RSMGH से वोटिंग करेंगे, जिसके अंदर मेजॉरिटी पार्टनर, जैसे H बोलता है नहीं, M बोलता है नहीं और S बोलता है नहीं, और R बोलता है यस और G बोलता है यस। तो इस केस में हम मेजॉरिटी पार्टनर्स की बात मानेंगे। तो इसके अंदर मेजॉरिटी पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं मंगाना चाहिए, नो, तो हम इस XYZ सप्लायर से माल नहीं मंगाएंगे। बट साथ ही साथ इन जितने भी पार्टनर्स हैं, पांचों के पांचों को अपना ओपिनियन रखने का बिल्कुल अधिकार रहेगा, क्योंकि M बोलेगा हाँ भाई मेरी भी एक बार उससे लड़ाई हुई थी, वो हरकतें ऐसी करता है। S बोलेगा हाँ भाई मेरी भी उससे एक बार लड़ाई हुई थी, वो हरकतें ऐसी करता है। R बोलेगा यार मेरे को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करा था। तो R और G को पूरे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिला जाएगा, मतलब हर एक पार्टनर को, 5 के 5 पार्टनर को अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका मिला जाएगा। बट जो डिसाइड होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर। बात समझ आई या नहीं? मेरी बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल RSMGH एक नया बिजनेस एक वो स्पाइसेस का बिजनेस कर रहे थे। अब वो अपना बिजनेस ही चेंज करना चाह रहे हैं, वो स्पाइसेस से सप्लाई ऑफ कॉपर पे आना चाह रहे हैं, तो क्या वो मेजॉरिटी पार्टनर्स की मंजूरी, अगर MGH बोल दे कि यस हम कॉपर के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो क्या उनको बात माननी पड़ेगी या नहीं? तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस का नेचर ही चेंज कर रहे हो तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, मेजॉरिटी नहीं, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब यूनैनिमस कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब तक 4 भी हां बोलते हैं तो भी नहीं माना जाएगा, 5 के 5 को हां बोलनी पड़ेगी, तभी जो है नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा, अदरवाइज नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होगा। आ जाओ मेरे पास एक बार बुक के साथ। डिफरेंस अगर अराइज होता है विद पार्टनर विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ देम एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कोई भी चेंज नहीं होगा नेचर ऑफ द बिजनेस में अनलेस इट इज मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब यूनैनिमस कंसेंट तब तक नहीं लगेगा, तब तक जो है नेचर ऑफ बिजनेस नहीं चेंज होगा। दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर विल प्रिवेल। Of course, the majority act
मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड एवरी पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड एज फार एज प्रैक्टिकल। मतलब ऑफ कोर्स इसमें ये बोलते हैं कि हाँ भाई आपको मेजोरिटी पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा और यस मेजोरिटी पार्टनर जो है मानने पड़ेंगे, तभी ये चीज अमल हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। वो तो सेम है कि एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू एनी बुक्स ऑफ द फर्म एंड टू इंस्पेक्ट एंड टू टेक आउट द कॉपी देयर ऑफ। मतलब हर एक पार्टनर को अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे वो डोमिनेंट पार्टनर हो, चाहे एक्टिव पार्टनर हो, चाहे कैसा ही पार्टनर हो। द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज्ड बोना फाइड। राइट्स ऑफ लीगल हायर्स रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स। इन केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, जितने भी उसके लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके पास पूरा अधिकार रहेगा राइट टू एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी बुक्स ऑफ द फर्म। उनको ये तो पता चले ना कि जो पार्टनर मरा है उसके हाथ में उसके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी थी, उसका कितना अधिकार था, उसका कितना शेयर था, कितनी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, उसका कितना हिस्सा था। तो उनके पास पूरा अधिकार रहेगा राइट टू इंस्पेक्ट एंड मेक द कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड टू टेक एंड इंस्पेक्ट द कॉपी एंड बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, बात समझ आई? 5 पॉइंट क्लियर है। तो इनकी क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या चीजें, बेसिकली इनके क्या क्या कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर क्या क्या काम है। तो एवरी पार्टनर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, एवरी पार्टनर हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, एवरी पार्टनर हैव द राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरी लीगल हायर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और साथ ही साथ हमने एक पॉइंट और देखा था, हाँ, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये इसके ऊपर इन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, इसके ऊपर कोई नया पॉइंट नहीं बनाया, तो हमें ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमें यहीं से करना पड़ेगा। बाकी सब पे इन्होंने नए नए पॉइंट बना दिए, बस ये वाला पॉइंट, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties in the conduct of the business। आपको मेरी बात समझ आ गई या नहीं? जल्दी से बताओ yes और no। तो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में हमने देखा एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, और सारे पार्टनर को डिलीजेंटली अपने बिजनेस की तरफ अपनी ड्यूटीज को निभाना पड़ेगा। साथ ही साथ एवरी पार्टनर, अगर ऑर्डिनरी मैटर होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर के मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर की हाँ से काम चल जाएगा, बट अगर कोई बिजनेस ही चेंज कर रहे हो तो आपको इसके अंदर कंसेंट लेना पड़ेगा हर एक पार्टनर का। साथ ही साथ हर एक पार्टनर के पास राइट है टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू मेक द कॉपीज देयरऑफ, और इन द इवेंट ऑफ डेथ उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी पूरा अधिकार है राइट टू इंस्पेक्ट एंड गेट द एक्सेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको मेरी बात समझ आ गई? तो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड देन विल आल्सो कंटिन्यू द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर उसके बाद ये वाला हमारा आज इतना ही रखेंगे, बट चलो अभी ब्रेक लेते हैं छोटा सा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट्स गेट स्टार्टेड वेयर वी लेफ्ट। करें चालू। तो हम कहाँ पे थे सर? हमने देख लिया था अभी तक जितने भी उसके कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में उसको राइट्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में।
म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बिटवीन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, उनकी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज रहेंगी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या तो वो मानेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो हमें ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज को मानना पड़ेगा। एक एक करके इन्होंने यही करा हुआ आईसीआई ने। अब यहाँ पे चीज सही करी हुई है आईसीआई ने, ऊपर तो एक्सप्लेन भी इतना बड़ा कर दिया और नीचे भी उतनी ऑलमोस्ट ऐसी सी चीज दे दी। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कम करा है, मतलब एक लाइन कम दी है, फिर उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन बड़ी दी है, तो ये चीज का सेंस भी बनता है। चलो हाँ, अब जैसे ये वाला इसके साथ आई मीन ये वाला मेन पॉइंटर्स यहां से चालू होके यहां पे है, तो ये चीज समझ आती है कि चलो यहाँ पे तो इन्होंने एक्सप्लेन भी अच्छे से करा है, वहां पे तो एक्सप्लेन भी उतना ही करा हुआ था, नीचे भी उतना दे रखा, तो कुछ सेंस नहीं था। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड, एक सेकंड यार, कलर येलो ही रहने दो। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी पार्टनर को कोई किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आज एक बार इसका पॉइंट देखते हैं। राइट टू रेम्यूनरेशन, ये क्या बोलते हैं? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन। इसको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरीड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इस रूल को हम वेरी कर सकते हैं बेसिस द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट के अंदर हम अलग से लिख दें कि हाँ भाई जो वर्किंग पार्टनर होगा उसको हम 30,000 की सैलरी देंगे, 50,000 की सैलरी देंगे, अदर देन प्रॉफिट, तो उसको वो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। बट सिंस ऐसा कुछ नहीं लिखा अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर, तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। और बाय कोर्स ऑफ डीलिंग इन विच इवेंट दैट पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, या अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, मतलब वो अपनी कोई एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, वो अपना कुछ एक्स्ट्रा काम लेके आ रहा है, तो उसको उसकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स और ऑल्सो thus a partner can claim remuneration even in the absence of a contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm. ठीक है। In other words, where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of contract for the payment of the same. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखते, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखते कि इसको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, तो भी हम उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। डिपेंड करता है वो किस फॉर्म, किस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं या किस बिजनेस के अंदर रेम्यूनरेशन की जरूरत होती है नहीं होती है। यार फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, अगर RSG का फॉर एग्जांपल R&S का एसोसिएट्स का एक बिजनेस है, कोचिंग का धंधा है उनका, ठीक है, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर। इसके अंदर R और SE जो है पार्टनर्स हैं, और R और SE जो है पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने और भी 2-3 टीचर ले रखे हैं, जैसे M और G भी ले रखे हैं। अब एक बात बताओ, RS भी पढ़ाते हैं और M और G भी पढ़ाते हैं। अब RS भी पढ़ा रहे और M और G भी पढ़ा रहे, बट ये क्या है, एम्प्लॉई है, और ये क्या है, पार्टनर है, बट मेहनत तो ये भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, RS को भी सैलरी मिलेगी जो MG को मिल रही है, साथ ही साथ R और S को इनके प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा। चाहे वो अग्रीमेंट में ये चीज लिखे या अग्रीमेंट में ये चीज ना लिखे, तो भी उनको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इट इज कस्टमरी इन दी कोचिंग बिजनेस। अगर कोई पार्टनर पढ़ा रहा है तो वो अपनी बिजनेस, अपनी बेसिकली अपनी पूरी हिम्मत करके, अपना एक तरह का इतना जोर लगा के पढ़ा रहा है। जैसे आप देख रहे हो इतना मेहनत लगती है, तो ऐसे करके मेहनत लग रही है, तो उसको मतलब उसको उस चीज का अच्छे से कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो उसको सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसके अंदर यही बोलना चाह रहा है, ऐसे तो पार्टनर को कोई हम रेम्यूनरेशन देंगे नहीं। अगर आपने अग्रीमेंट में लिख दिया तो हम उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, चेंज कर सकते हो अग्रीमेंट। साथ ही साथ अगर जहां पे कस्टमरी है टू पे द रेम्यूनरेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, आप वहां पे भी रेम्यूनरेशन दे सकते हो, मतलब उसको पैसा दे सकते हो उसके काम का। नेक्स्ट आता है, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। इसका क्या मतलब है? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। Partners are entitled to share equally in the profits earned and so contribute equally to the losses sustained by the firm. इसका क्या मतलब है? Partners are entitled to share profits equally. जो पैसा कमाएंगे वो इक्वली बटेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बात नहीं लिखी, देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट, यहाँ पे ना सबसे पहले वर्ड जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात लिखी थी। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेम्यूनरेशन की बात लिखी हुई है तो हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की कोई बात लिखी हुई है तो हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मानेंगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा है इनके बारे में, तो हम ये वाली सारी चीजें बात मानेंगे। आपको मेरी बात समझ आई? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात मानेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिख रहा तो हम ये वाले जो 5 पॉइंटर्स हैं या 6 पॉइंटर्स हैं,
हम इसकी सारी बातें मान के चलेंगे। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बोलो हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताओ मेरे को। यस सर समझ आ गया। तो मैं यही बोल रहा था, अगर देखो रेम्यूनरेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की बात मानेंगे, अगर रेम्यूनरेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो फिर हम रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। बट हाँ, अगर कस्टमरी हुआ तो उसके अंदर भी हम रेम्यूनरेशन दे देंगे। अगर प्रॉफिट के बारे में अगर कुछ लिख रहा है तो प्रॉफिट उस रेशियो में बटेगा। अगर प्रॉफिट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिख रहा तो पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है इक्वली बटेगा और लॉसेस भी जो है इक्वली बटेगा। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। Partners are entitled to share equally in the profits earned and so contribute equally to the losses sustained by the firm. ठीक है। The amount of partner share must be ascertained by inquiring whether there is any agreement in that behalf between the partner. अगर agreement हुआ तो agreement के हिसाब से बटेगा। If there is no agreement, then you should make an presumption of equality. अगर कोई agreement नहीं है तो हमारे को equality माननी पड़ेगी। वही चीज बोल रहा है, अगर agreement होता है तो agreement के हिसाब से, और अगर agreement नहीं है तो फिर हमें वो उस हिसाब से माननी पड़ेगी बात। तो फिर हमें इक्वालिटी से जो है प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द शेयर्स आर अनइक्वल विल लाई ऑन द पार्टी एलिगिंग द सेम। मतलब जो पार्टनर बोल रहा है कि हाँ भाई इक्वालिटी में नहीं बटना चाहिए, उस रेशो में बटना चाहिए जिस रेशो में मैं बोल रहा हूं, तो उसको उस चीज को प्रूफ, उसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, उसको प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी है एलिगिंग रहेगा उसके ऊपर रहेगा। There is no connection between the proportion in which the partner shall share the profits and the proportion in which they have contributed capital. ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपने कैपिटल, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए की कैपिटल दिया बिजनेस में और किसी पार्टनर ने 50,000 रुपए की कैपिटल दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है इनका रेशो 10:5 मतलब 2:1 हो जाएगा। 2:1 नहीं होगा इनका, इनका रेशो 1:1 रहेगा। अगर उनके बिजनेस में अगर ये लिखा हुआ है कि हाँ भाई इनका जो प्रॉफिट है वो 1:1 की रेशो में बटेगा, तो 1:1 की में उनके अगर उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई इक्वालिटी से बटेगा तो इक्वालिटी से बटेगा, उनके एग्रीमेंट में लिखा है 3:2 के रेशियो में बटेगा, उनके उस रेशियो में बटेगा। उनके लिखा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो में बटेगा तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो में बटेगा। बट अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो हम ये अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो में बटेगा। अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि इक्वालिटी से ही बटेगा इनका प्रॉफिट। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बोलो, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से बोलो, आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। चलिए आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो अब हमने सबसे पहले देखा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो बात माननी पड़ेगी हर चीज, हर पॉइंट के लिए। जो 5 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये जितने भी 6 पॉइंट है ये हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मानने पड़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रहा तो हमें ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रहा तो क्या करना है, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बट अगर कस्टमरी है तो रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस रेशियो में बटेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो इक्वालिटी के रेशियो में प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेज जो है बटेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बोलते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा है तो उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रहा तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। Interest on capital. The following element must be there before a partner can be entitled to interest on monies brought to him in the partnership business. An express agreement to that effect. Agreement में लिखा हो और practice of the particular partnership. अगर agreement में भी नहीं लिखा तो उस business के अंदर जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म्स है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती हैं, बिकॉज हेवी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट, या अगर कोई कस्टम या कोई ट्रेड के हिसाब से हमें देना पड़े तो देना पड़े, या फिर अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट, या फिर अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोलता है तो हमारे को इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा। यार इसके अंदर सीधी सी बात ये बोल रहे हैं, मेरी बात सुनना, पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमें वो नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कब है? सबसे पहले तो वो देना जब जब प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट से भी जब देना है या तो आपके अग्रीमेंट में लिख रहा हो, और अग्रीमेंट में नहीं भी लिख रहा, अगर या तो अग्रीमेंट में लिख रहा हो देना है तो देना है, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिख रहा तो अगर अग्रीमेंट में नहीं लिख रहा तो हम पहले देखेंगे क्या उस बिजनेस के अंदर कस्टम है बांटने का, तो बांटना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। मान लो कि वो हर कोई अपने पार्टनरशिप में बिजनेस में दे रहा है, इस वाले बिजनेस के अंदर हर कोई अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है तो हमें देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है या पर्टिकुलर बिजनेस है। अब देखो क्या होता है, कभी कभार एक पार्टनरशिप फर्म चालू करी R&S ने, ठीक है, इसके अंदर R ने सारी कैपिटल लगा दी, 100% कैपिटल R किया, बट जो प्रॉफिट है वो R/S की रेशियो में 1:1 बढ़ रहा है।
तो आर बोलता है यार देख कैपिटल मैंने 100% लगा रखे हैं, तो एक बात बता यार, मेरी हैवी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो मुझे कम से कम 4% का इस पर रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। तो वो अग्री कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे इसको इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, चाहे एग्रीमेंट में लिखा हो ना लिखा हो। और थर्ड पॉइंट था अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट, मतलब अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हाँ भाई इसको इंटरेस्ट देना है तो हम दे देंगे, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो 3 केसेस के अंदर हम इसको जो है इंटरेस्ट देंगे, या तो कस्टम के अंदर हो, अग्रीमेंट में ना हो तो, या फिर कोई हैवी या पर्टिकुलर बिजनेस हो उसके अंदर देना पड़े तो, या फिर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन कहे तो। आज एक बार इसको मैं नोट से भी आपको एक बार बता देता हूं और टैली करा देता हूं। देखो अभी तक हमने ये सारा पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया, रेम्यूनरेशन पढ़ लिया, प्रॉफिट्स पढ़ लिया और रेम्यूनरेशन पढ़ लिया। आ जाओ एक बार, और साथ ही जो हमारे पुराने पॉइंट थे एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हमने देखा था। एक्सेस इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म, ये भी बिल्कुल देख लिया था हमने। इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, सब देख लिया थे। 3 पॉइंट इसमें तुम्हारे कवर हो गए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू, उसके बाद आपको ना यही पूरा कंप्लीट करना है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस और इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एंड एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। ये चीज तो लिख लोगे, याद हो जाएगी, इन नोट से याद हो जाएगा, इस नोट से याद हो जाएगा, इस नोट से याद हो जाएगा। अरे कहां गए, इस नोट से हो जाएगा याद, ये सर बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर डिफरेंस इन ऑर्डिनरी मैटर्स हुआ तो सर मेजॉरिटी पार्टनर्स, ये भी हमने देखा था। अगर चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस हुआ तो क्या होगा, तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लगेगी, ये भी चीज हमने देख ली थी। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो क्या होगा, उनके पास भी पूरा रहेगा राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब आता है नेक्स्ट म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सप्रेसली अग्रीमेंट में हम बोल दें, ठीक है, एक्सप्रेसली अग्रीमेंट में बोल दें, या फिर एनी ट्रेड और कस्टम टू दैट इफेक्ट बोल रहा हो, या फिर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोल रहा हो, और सीज हो जाएगा इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। आपको इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वरना इन 3 केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एडवांसेस पे अब आ जाओ, हम एडवांसेस की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, सबसे पहले हम यहां से टिक मरवाएंगे। अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज अग्रीड टू सब्सक्राइब इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब जितना उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था उससे ज्यादा का अगर वो कोई पैसा देता है फर्म को, फर्म के बिजनेस के लिए, इसका मतलब ये माना जाएगा उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करा है, क्योंकि जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा था उसने ऑलरेडी वो पैसा दे दिया है, अब उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है जिसको हम बोलेंगे एडवांस। अगर कंपनी को कोई एडवांस दिया है, किसी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर किसी पार्टनर ने एडवांस दिया है, सपोज अ पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, इन सच अ केस उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम का। While interest on capital account ceases to run on dissolution, the interest on advances keep running even after dissolution and up to the date of payment. ये क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन ना इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ना इंपॉर्टेंट है, और ये ना मैंने आपकी ना नोट्स के अंदर यहां पे ही कवर कर दी थी, देख रहे हो, मैंने बहुत शातिर तरीके से नोट्स बनाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें, हर चीज नोट्स के अंदर कवर है। सीजेड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसोल्यूशन के टाइम पे नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि फर्म को डिसॉल्व करना है तो उसके बाद से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट हाँ जो आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस रहेगा इवन आफ्टर डिसोल्यूशन भी आपको जो है मिलता रहेगा। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है, वाइल interest on capital does account ceases to run on dissolution, but interest on advances keeps running even after the dissolution up to the date of payment. Dissolution के बाद up to the date of payment आपको interest on advance तो मिलता ही रहेगा, चाहे interest on capital आपका सीज हो जाए। आपको मेरी बात समझ आया नहीं, जल्दी से बताओ, ठोको ताली इसी बात पे, ठोको ताली इसी बात पे। यस सर बिल्कुल समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फर्म शैल इंडेमनीफाई a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business, and in doing such act in the emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would have done by a person of ordinary prudence and his own case under some similar circumstances। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है। मान लो 2 पार्टनर थे, राम और श्याम, 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, सॉरी राम और श्याम छोड़ो, एक्स और वाई लेते हैं, 2 पार्टनर थे एक्स एंड वाई। अब क्या हुआ, ये बिजनेस करते थे किसी चीज का, मान लो ये बिजनेस को डेलिकेट आइटम का बिजनेस करते थे, वो डेलिकेट आइटम को ना हम बाहर नहीं रख छोड़ सकते थे, बट उसकी डिलीवरी भारी आती थी। बट एक बार हुआ क्या, मान लो इनका सीमेंट का बिजनेस था, छोड़ो सीमेंट का बिजनेस था, ठीक है, सीमेंट का बिजनेस था।
अब हुआ क्या, बारिश का मौसम बन गया, सीमेंट का बिजनेस था और बाहर बहुत सारे क्लाउड्स दिखने लग गए और बारिश का मौसम बन गया। अब एक्स जो है उस वक्त बिजनेस में था, मतलब वो वहीं पे बैठा था जहां पे वो बिजनेस करते हैं। अब बारिश आने वाली थी तो सीमेंट के कट्टे अब एक एक करके रखवाते ना, इतनी देर में बारिश आ जाती है और सीमेंट के कट्टे हो जाते खराब, क्योंकि बारिश में एक बार सीमेंट भीग जाती है तो कट्टे सारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल जम जाते हैं और सीमेंट हो जाती है खराब। तो एक्स ने क्या डिसीजन लिया, एक्स ने फटाफट से 10 लोग बुलाए लेबर के और उनको बोला कि तुम ना ये सीमेंट के कट्टे जितने भी है ना अंदर इस गोडाउन के अंदर डाल दो, इस गोडाउन के अंदर डाल दो, ठीक है। अब 10 लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी, मान लो 500 रुपए पर पर्सन हुआ तो 5,000 रुपए एक्स ने पे करे ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट इसने पेमेंट करा। क्या इसका रीइंबर्समेंट इसको मिलना चाहिए? नहीं। अगर आज ये 5,000 रुपए पे नहीं करता ना तो ये जो तुम्हारा ये मान लो कितने कट्टे रखे थे, 500 कट्टे रखे थे ना, ये 500 के 500 कट्टे खराब हो जाते। और 500 इंटू मान लो आज की डेट में 300 रुपए का कट्टा भी हो ना तो 5 3 15 और 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। तो अगर इसने 5,000 रुपए लगा के तुम्हारा 1.5 लाख रुपए का नुकसान बचा दे तो इसने गलत काम करा है या सही काम करा है? जल्दी से मुझे बताओ, गलत काम करा है या सही काम करा है? सर इसने बिल्कुल सही काम करा है। इसने पैसे देके अंदर कट्टे रखवा के 10 लोगों से कट्टे रखवा के उनको 5,000 रुपए देके इसने बिल्कुल सही काम करा है, कोई बुराई नहीं करी है इसमें। तो अगर इसने ये पेमेंट करी है तो इसको इस चीज का रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ। यस सर, इस चीज का इसको रीइंबर्समेंट मिल जाना चाहिए। तो द फर्म शैल इंडेमनिफाई a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him। तो हर एक पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा अगर उसने कोई पेमेंट करी है या फिर कोई लाइबिलिटी इनकर करी है इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर उसने नॉर्मली बिजनेस के लिए कोई पैसा पे करा है, फॉर एग्जांपल कोई टूर पे जाना है या किसी क्लाइंट को किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिलाने लेके जाना है, उसके अंदर उसने पेमेंट करी होगी, या फिर जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, डूइंग एन एक्ट इन द इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। अगर वो सीमेंट के कट्टे आज 10 लोगों से अंदर ना भिजवाता तो उनको 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। बिकॉज कितने लोग अभी वो मान लो उनकी खुद की लेबर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्हें 10 लोग बाहर से पकड़ने पड़े और हर किसी को 500 रुपए देने पड़े। वो ज्यादा डिसीजन सही था कि यार उनका इंतजार करते इतने में बारिश होती, सारे कट्टे खराब हो जाते, वो ज्यादा सही रहता। तो सर उसने 10 लोगों को बुला के 500 रुपए देके ये काम करा लिया, ये ज्यादा सही डिसीजन रहा। बिकॉज इसकी वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ, इसकी वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ, इसकी वजह से उनको लॉस नहीं झेलना पड़ा। एंड एज वुड हैव बीन डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर कोई और उसका खुद का बिजनेस भी होता तो शायद वो ये ही सेम चीज करता। इस वजह से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको इस चीज का रिइंबर्समेंट फर्म को करना पड़ेगा, फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वही सेम चीज है यहां पे, right to be indemnified। Every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of payment made or liability incurred by him in the proper conduct of the business as well as in performance of the act in emergency of protecting the firm from any loss if any payment liability act as such prudent man would have made occur if performed in his own case under similar circumstances। बिल्कुल सेम पॉइंट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं वहीं पे ये रिप्रोड्यूस कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं करा है। आईसीआई ने बिल्कुल सेम पॉइंट यहां पे दोबारा डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हमने ना दो चीजें देखी थी, अगर फ्रॉड होता है तो क्या और नेग्लिजेंसी होती है तो क्या। फ्रॉड होते हैं तो उसके अंदर क्या है, वो टोकरा उसके सिर पे रख देते हैं, बट अगर नेग्लिजेंट बिहेवियर होता है तो हो सकता है माफ भी कर दे। बट अगर नेग्लिजेंटली उसकी वजह से नुकसान हुआ है कि हाँ भाई ये तो देखना चाहिए था, अगर तू बिजनेस ही नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, तो ये भी उस चीज को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर यही चीज है कि राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, अ पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर उसकी वजह से, उसके नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान होता है तो उसको ये फर्म को नुकसान की भरपाई करनी पड़ जाएगी। आपको मेरी बात समझ आई? तो इसके अंदर वही 6 पॉइंट है। आज एक बार यहां से भी आपको रिवाइज कराता हूं। तो एडवांस यहां पे थे हम, एडवांसेस के अंदर क्या था, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% देना पड़ेगा, कीप रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन टिल पेमेंट, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेस इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अदरवाइज और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। रेम्यूनरेशन का क्या है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन अनलेस कस्टमरी टू पे फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बी इंडेमनिफाइड पेमेंट मेड टू लाइबिलिटीज और इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म। अगर आपने कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करी है, मतलब आपने खुद की जेब से किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो उस चीज का तो रिइंबर्समेंट ऑब्वियसली देना पड़ेगा फर्म को। मान लो कोई क्रेडिटर आया पैसे मांगने, मेरे पास 5,000 रुपए पड़े थे अपनी जेब में, मैंने दे दिया, अब फर्म को उस चीज को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, फर्म को वो पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? यार देखो, मैं और एक मेरा पार्टनर है, अब क्रेडिटर था जो फर्म का था,
वो पैसे मांगने आया, उस दिन वो पार्टनर अवेलेबल था नहीं, और हमारे जो कैश का जो गल्ला होता है उसके अंदर पैसे थे नहीं, तो मैंने कहा मैंने मेरे पे 5,000 पड़े, मैं दे देता हूँ। तो फर्म को वो 5,000 तो मेरे को देने पड़ेंगे, कोई क्रेडिटर किसका था, वो फर्म का था, तो इसको देने पड़ेंगे 5,000, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको कट्टे का एग्जांपल दिया, सीमेंट के कट्टे, वरना तो खराब हो जाते। और इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, इंडेमनिफाई द फर्म मतलब अगर आपकी वजह से कोई नुकसान होता है फॉर एनी लॉस कॉस्ट ड्यू टू विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो भी जो है आपको उस चीज की नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छे लग रहे हैं नोट्स या नहीं? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है चैप्टर के अंदर? हाँ जी सर बिल्कुल मजा आ रहा है। तो एक बार जल्दी फटाफट से, हमने अभी तक क्या देखा है? अगर एवरी कंडक्ट, तो हमने क्या देखा है, यहां से चालू करते हैं, फटाफट से आ जाओ। राइट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या देखा हमने? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे, अगर बोल रखा होगा रेम्यूनरेशन तो मिलेगी, अदरवाइज हमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं देनी। प्रॉफिट बटेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा उस हिसाब से, वरना इक्वली बटेगा। या अगर उसके अंदर अगर कोई इंटरेस्ट देना होगा तो देखेंगे, इंटरेस्ट अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो देंगे, वरना कस्टमरी होगा उस बिजनेस के अंदर देना तो देंगे, वरना स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से देंगे। और एडवांसेस पे हमें इंटरेस्ट जो देना है वो हमें 6% पर एनम का देना है। अगर उसने कैपिटल से ज्यादा अगर कोई पैसा दिया है तो हमें 6% पर एनम का ब्याज उसे देना पड़ेगा टिल द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बट इन केस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है तो हमें वो जब ही देना है जब एक तो इस पे प्रॉफिट हो, साथ ही साथ और डिसोल्यूशन ना हो। उसके बाद अगर आपने कोई पेमेंट करी लायबिलिटी की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, या फिर इमरजेंसी केस में अगर आपने कोई पेमेंट करी है, अगर कोई ऐसा सेम पर्सन उसके खुद के केस में भी करता तो उस केस में भी जो है आपको रीइंबर्समेंट उस चीज का मिल जाएगा। और बट अगर आपकी वजह से कोई नुकसान होता है तो इस चीज की भरपाई जो है आपको फर्म को करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आ गई? समझ आई या नहीं? जल्दी से बोलो। हाँ जी, अब ना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है? तो यार मेरी बात सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है एक एक करके देखेंगे, ठीक है? आ जाओ यहां पे। ओहो, काफी कुछ लिख दिया आपने, है यार। देखो एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, बहुत ज्ञान की बात बताऊंगा, सुनना मेरी बात। जब भी कभी भी पढ़ाई करो ना, ये पढ़ाई मत करके चलना, ये सोच के पढ़ाई मत करना कि यार हमें पढ़ाई करनी है। ये हमेशा सोच के पढ़ाई करना कि हमारा मन है पढ़ने का। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे ना हमें सिर्फ पढ़ाई निपटाने के लिए करनी है, तो ना कभी भी आप ना कोई चीज सफलता से नहीं कर पाओगे। कभी भी कोई चीज ना आप सफलता से नहीं कर पाओगे। अगर ये सोच के अगर आप पढ़ाई करते हो ना कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाई निपटाने के लिए करनी है, मुझे तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करनी है, तो आप कभी भी ना उस चीज का ज्ञान नहीं ले पाओगे जो एक्चुअल में पढ़ने के लिए ज्ञान बनाया है। मैं समझ रहा हूं मैं बहुत ज्ञान वाली बातें कर रहा हूं, और शायद मैं भी ऐसा ही था, बट ना अब चीज समझ आती है। हमें कोई भी चीज ना बहुत प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से पढ़नी चाहिए, बिकॉज इसका ना प्रैक्टिकल, भाई तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप सीए फाउंडेशन दोगे, इसमें पास होगे, सीए इंटरमीडिएट में पास होगे, फिर सीए फाइनल के बाद आपके नाम के आगे सीए आएगा, और उस सीए की जो वैल्यू होती है ना, उसकी सीए की जो वर्थ होती है, इतने लोग भरोसा करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साइनिंग पे, आप जो कंसल्टेशन देते हो, आप जो एडवाइजरी देते हो, कितने लोगों का भरोसा होता है उस पर, पूरे देश का भरोसा होता है उस पर। तो यार कोई भी चीज़ ना, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से पढ़ा करो, पढ़ने के लिए मत पढ़ा करो हमेशा। मेरे को पढ़ना है इसलिए पढ़ा करो, पढ़ने के लिए नहीं, मुझे पढ़ना है इसलिए पढ़ा करो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो चलिए उसी हिसाब से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, देखो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, इसके अंदर ना तीन चीजें आती हैं। एक आता है ऑल द प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी होता क्या है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होता है सर, आप बताओ मेरे को, प्रॉपर्टी क्या होता है? पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। देखो प्रॉपर्टी में हर चीज आ जाती है। चलो प्रॉपर्टी के नाम बताओ। जैसे सर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो सर प्रॉपर्टी में हर चीज आ जाती है। जैसे सर अगर मैं बात करता हूं लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सब प्रॉपर्टी तो है मेरी, है ना? फाइनेंशियल एसेट्स, उसके बाद कार हो गई, फिर उसके बाद फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, ये क्या है? मेरी प्रॉपर्टी तो है ये मेरी, है ना? ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब ये हो गई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करता हूं कोई फर्म की प्रॉपर्टी की, तो फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा सर? फर्म की प्रॉपर्टी में फर्म के एसेट्स आएंगे सर, फर्म की लैंड, फर्म की बिल्डिंग, फर्म के अगर कोई
कार हो तो, है ना। ये सारी जो है प्रॉपर्टी किसकी आएगी, ये आएगी सर फर्म की प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है मेरी? तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म हम चालू करते हैं, पार्टनरशिप फर्म अगर हम चालू करते हैं, तो मेरी बात बताओ मेरे को, अगर हम कोई पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं, अगर हम कोई पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल दो पार्टनर आरएस एंड एसोसिएट्स, अगर ये दोनों मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म कैसे चालू करेंगे? आइडियली ये कैश लाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों मिलके 20 लाख रुपए का कैश लाए, तो 10-10 लाख का दोनों लाए, तो 10 लाख की इनकी कैपिटल दिखा देंगे। कैपिटल दिखा के हम यहाँ दिखाएंगे राम और श्याम। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि तुम 12th पास करके आए हो। इतनी तो मैं मानता हूं कि इतनी समझ तुम में होगी कि आरएस एंड एसोसिएट्स एक फर्म है। अगर ये कोई पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ कैश, ये 20 लाख का कैश लाए तो 10-10 लाख का हमने यहाँ पे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड लाइए, एक जना लैंड लाया, मान लो 1 करोड़ की ये लैंड लाया, और श्याम लाया 1 करोड़ की बिल्डिंग, तो लैंड 1 करोड़ की यहां लिख देंगे और बिल्डिंग 1 करोड़ की यहां लिख देंगे, और इनकी कैपिटल में हमने 1-1 करोड़ ऐड कर ही दिए। ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस करते गए, अब ये 2 करोड़, ये कितने हो गए? 2 करोड़ 20 लाख रुपए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए, ये भी 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। धंधा करते करते इन्होंने 2 साल 3 साल धंधा करा, इन्होंने अपने कुछ एसेट्स और बना लिए, इन्होंने एक और बिल्डिंग खरीद ली 50 लाख की, है ना, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी और यहां पे प्रॉफिट आ गया 50 लाख रुपए का। ऐसे करके इन्होंने एक और एसेट बना लिया, साथ ही साथ इन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट गुडविल का भी बना लिया। मतलब ये आरएस एंड एसोसिएट्स का जो अब नाम है ना, अब ये हो चुका है वर्ल्ड फेमस, क्योंकि ये जिस हिसाब से धंधा कर रहे थे ना, बहुत स्पीड में ग्रो कर रहे थे, और हर कोई ये मानता था अगर आरएस एंड एसोसिएट्स का कोई माल आ रहा है तो इसके अंदर कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बिकॉज इनके माल की बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है। तो इनका माल ना मार्केट में आते ऐसे सोल्ड आउट हो जाता था, मार्केट में आया और सोल्ड आउट, मार्केट में आया और सोल्ड आउट, तो इनके ना नाम की वैल्यू बन गई थी, तो इन्होंने ना कुछ गुडविल भी बना ली थी अपनी। अब आ जाओ एक बार मेरे को ना, बस तुम्हें एक बार हल्का सा आइडिया देना था, ये तुमने पहले ही पढ़ा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं ना, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो रेफर टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप असेट्स, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट एस्टेट denotes all property rights and interest to which the firm, that is all the partners collectively may be entitled। अब जो ये प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है, जो ये प्रॉपर्टी बनाई है, लैंड बिल्डिंग ये सब, ये इसके लिए ये दोनों पार्टनर को मिलेगी आधी आधी, या उस रेशो में मिलेगी दोनों पार्टनर को, है ना, इन दोनों पार्टनर को मिलेगी आधी आधी, या उस रेशो में जिसके अंदर ये एंटाइटल्ड है। बात समझ रही हो मेरी? उस रेशो में इनको मिलेगी ये प्रॉपर्टी का हिस्सा, इनको जिसके लिए एंटाइटल्ड है, उस रेशो में मिलेगी जिसके लिए एंटाइटल्ड है। बट इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी बनाई है इसके लिए ये पार्टनर्स ही तो एंटाइटल्ड है। ये प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इंक्लूसिवली है किसकी? ये पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये फर्म को बिलोंग करती है, और फर्म किसको बिलोंग करती है? पार्टनर्स को बिलोंग करती है। तो जितना भी एसेट ये बना के छोड़ते हैं, जितना एसेट ये लेके आते हैं, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ऑफ देयर बिजनेस ये पैसा बनाते हैं या एसेट बनाते हैं। प्लस में जो गुडविल बनाते हैं, गुडविल की अभी अलग से चर्चा करेंगे, ये सारा किसको बिलोंग करता है? ये सारा उस पार्टनर्स को बिलोंग करता है जिनकी ये फर्म है। तो इसके अंदर हमने यही लिखा देखा, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो रेफर टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट एस्टेट, डिनोट्स ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट टू विच द फर्म is entitled or partners collectively may be entitled. The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of an agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following items. क्या क्या चीजें होंगी? All the property rights and interest which partners may have bought into common stock as their contribution to the common business. जब स्टार्टिंग के अंदर राम और श्याम 10-10 लाख रुपए लेके आए, साथ ही साथ राम लाया अपनी बिल्डिंग और श्याम लाया अपना लैंड, या दोनों उल्टा जो भी लेके आए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उन्होंने कंट्रीब्यूट करी एज अ कॉमन बिजनेस। फिर all the property rights and interest acquired or purchased by the firm or for the purpose in the course of the business। मतलब इन्होंने ड्यूरिंग द बिजनेस इन्होंने कुछ प्रॉपर्टियां बनाई, ड्यूरिंग द बिजनेस इन्होंने प्रॉफिट बनाया, कैश बनाया, डेटर बनाया, तो ये सारी प्रॉपर्टी भी किसकी हो जाएगी? ये फर्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा गुडविल ऑफ द बिजनेस। इन्होंने जो नाम बनाया, इन्होंने अपना जो नाम बनाया, अपना गुडविल बनाई इन्होंने, कि हाँ भाई अगर आरएस एंड एसोसिएट्स के यहां से माल आ रहा है तो बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट प्राइस पे सबसे बढ़िया माल होगा, तो इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। तो ऐसे केस में ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ये किसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है? फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है, और इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनको ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है।
तो the determination of question is whether a particular property is not property of the firm ultimately depends on the real intention and agreement of the partner. ये माना जाएगा उनकी real intention क्या रही थी. Mere fact that the property of the partner is being used for the purposes of the firm shall not by itself make it पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो राम और श्याम के पास, दोनों के पास कार थी. हम ना राम की कार कभी कभार कुछ सामान को इधर उधर करने में यूज कर लेते थे, तो क्या ये फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी? सर वो राम की पर्सनल कार है, हम कभी कभार यूज कर लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है. हमने उसका रियल इंटेंशन ये नहीं था हमें फर्म की प्रॉपर्टी बनानी है, अनलेस इट इज इंटेंडेड टू बी ट्रीटेड एज सच. अगर राम कहता है कि यार मैं फर्म को एक कार दे देता हूं तो वो फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी. जब तक वो राम खुद भी यूज कर रहा है कार को, तो जब तक ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी. हमें वो इंटेंशन देखना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के बिहाइंड क्या है. पार्टनर्स में बाय एन एग्रीमेंट एट एनी टाइम कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर्स और द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर इनटू पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी कभी भी जो है उसको सेपरेट प्रॉपर्टी से और पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में लेके आ सकते हैं on a condition that it should be in good faith and would be effectual between the partners and against the creditors of the firm. मतलब इसको हम बेच सकते हैं और वो गुड फेथ के अंदर ही प्रॉपर्टी लेके आए, चोरी चकारी की प्रॉपर्टी है और गुड फेथ के अंदर, और हम क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो है हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोल देंगे. अब गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है? दैट गुडविल ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर टू रिगार्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बट दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द गुडविल. गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मे बी डिफाइन द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. रेपुटेशन की बात कर रहा हूं. रेपुटेशन कैसे बनी? R&S की अब रेपुटेशन ऐसी हो गई है कि अगर यहां से कोई माल आएगा तो वो बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट रेट्स पे माल आएगा. बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट रेट्स पे माल आएगा, तो मतलब इन्होंने अपनी मार्केट के अंदर ऐसी रेपुटेशन बिल्डअप करी है. अगर वो रेपुटेशन बिल्डअप करी है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से उन्हें भरपूर आगे जाके आगे सालों के अंदर प्रॉफिट होगा, तो उस वैल्यू को आज हम बोलते हैं गुडविल. मान लो R&S की एसोसिएट्स का जो फर्म का नाम है, आज मैं खरीद लेता हूं, मुझे उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उस R&S एसोसिएट्स की क्वालिटी, उसके ऊपर लोगों का विश्वास है, और जिसकी वजह से मेरा पहले दिन से माल बिकना चालू हो जाएगा. मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस चीज को हम बोलते हैं रेपुटेशन, और इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस. तो ऐसी कोई रेपुटेशन अगर हम बना लेते हैं किसी मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हमारा पहले दिन से माल बिकना चालू हो जाता है, ऐसी रेपुटेशन बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और जिस रेपुटेशन को हम बोलते हैं गुडविल, जिसकी मार्केट के अंदर हम अपने नाम को जो है बेच भी सकते हैं, और इसकी जो है इस चीज को हम बोलते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर हम लोग पैसा कमा रहे हैं उससे अबव ज्यादा पैसा कमाते हैं, बिकॉज हमारी बेस्ट क्वालिटी, हमारे बेस्ट रेट से, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आते हैं. तो जो एक्स्ट्रा एंड अबव नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट हम कमाते हैं, उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसको हम गुडविल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अगर कोई फर्म है XYZ एंड एसोसिएट्स और एक फर्म है RS एंड एसोसिएट्स, ठीक है, और बहुत सारी ABC फर्म है, ये सब 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, बट RS एंड एसोसिएट्स कमाती है 3 लाख रुपए. तो मतलब ये 2 लाख रुपए सबसे एवरेज से ज्यादा कमा रही है, और ये आगे कम से कम 10 सालों तक कमाती रहेगी. 10 सालों तक कमाती रहेगी. तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 2 लाख इंटू में 10 साल 20 लाख रुपए हो गई. तो हम आज की डेट में कह देंगे हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई 20 लाख. इसके अंदर मैं कोई भी अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगा रहा, क्योंकि आपको इस चीज का भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी नहीं है. तो हम बस ये देखेंगे 2 लाख इंटू 10 साल कि आज हम अगर हम आज भी अपने बिजनेस को बेचे ना किसी और को, वो ना चाहके भी ना 20 लाख रुपए तो हमारे नाम से कमा लेगा, क्योंकि हमारी तो 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ही हमारा हर साल का 2 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट से, बिकॉज हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारे पास पहले दिन से कस्टमर है, और हमारी क्वालिटी अब ऐसी बन चुकी है. तो इस चीज को हम बोलते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस. तो इसमें क्या बोलते हैं? गुडविल ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी बिटवीन द पार्टनर एज रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. इसके अंदर वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, वो डिसाइड कर सकते हैं इसको गुडविल को हम प्रॉपर्टी कैसे बनाए और कैसे मानी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, टू हैव द गुडविल ऑफ द बिजनेस सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर. मतलब अगर हम गुडविल की कोई बेच रहे हैं, हम 20 लाख की गुडविल को 15 लाख में बेच रहे हैं, 16 लाख में बेच रहे हैं, तो सारे पार्टनर को उसके पैसे लेने और मिलने का भी अधिकार रहेगा. गुडविल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का पार्ट है. इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली और अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. हम चाहे तो गुडविल बिजनेस के साथ भी बेच सकते हैं, हम सिर्फ नाम भी बेच सकते हैं, नाम को बोलते हैं हम गुडविल. हम चाहे तो गुडविल बिजनेस के साथ भी बेच सकते हैं, हम गुडविल चाहे तो नाम भी अलग से बेच सकते हैं. Any partner may, upon the sale of the goodwill of the firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on the business similar to that of the firm within a specified time period or within the specified local limit. मान लो
RSN एसोसिएट्स ने अपना नाम मुझे बेच दिया। RSN एसोसिएट्स की गुडविल है आज की डेट में फरीदाबाद में फॉर एग्जांपल, और RSN एसोसिएट्स ने अपना नाम जो है मुझे ला के बेच दिया। अब एक बताओ, मैं चाहूंगा RSN एसोसिएट्स आज फरीदाबाद में अंदर काम करें? अब मैं चाहूंगा RSN एसोसिएट्स अब फरीदाबाद में एटलीस्ट 10 सालों तक काम ना करें, और एटलीस्ट फरीदाबाद क्या, गुड़गांव, दिल्ली, इस एरिया में कम से कम 10 सालों तक काम ना करें, बिकॉज मैंने उनकी फर्म का नाम खरीदा। अब अगर वो भी सेम धंधा करेंगे तो कस्टमर्स, और जो मैंने गुडविल का पैसे दिए वो सारे कस्टमर्स तो उनके पास जाने लगेंगे, वो सारे कस्टमर्स को तो अट्रैक्ट करके लेते रहेंगे कि भाई अब तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप हमसे माल खरीदो, उनसे क्यों खरीद रहे हो? तो इस वजह से मुझे नुकसान हो सकता है। तो मैं इसके अंदर अग्रीमेंट कर सकता हूं कि अगर मैं गुडविल बेच रहा हूं, अगर मैं मतलब RSN एसोसिएट गुडविल बेच रहे हैं मुझे, तो मैं उनके साथ अग्रीमेंट कर सकता हूं कि भाई तुम आसपास दिख नहीं जाने चाहिए मुझे, फरीदाबाद छोड़ो, तुम गुड़गांव में भी नहीं दिखने चाहिए, और तुम मुझे दिल्ली के अंदर भी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस गुड़गांव से भी आ रहा था, तुम्हारा बिजनेस दिल्ली से भी आ रहा था, और तुम्हारा बिजनेस फरीदाबाद से भी आ रहा था। तो इसलिए इसको बोलते हैं, अगर आप गुडविल अगर किसी की खरीदते हो तो सामने वाला पार्टी आपको यह बोल सकती है कि हाँ भाई आप स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के अंदर एटलीस्ट 10 सालों तक कोई भी काम धंधा सेम लेवल का नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट रहेगा एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो कि हमने पहले भी देखा था। प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ पर्सन, इट डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था, वो कार का नाम है और राम अपनी कार यूज करने के लिए देता है कभी कभार, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी बन गई RSN एसोसिएट्स की, वो राम की ही प्रॉपर्टी रही है हमेशा, merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become property of the partnership if there is an agreement. अगर आप अग्रीमेंट कर लेते हो और अगर अग्री कर लेते हो कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी राम की रहेगी, तो ये प्रॉपर्टी राम की बनेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी जो है राम की ही रहेगी। मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बोलो, मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से आ जाओ, एक बार इसका हम समरी और देख लेते हैं फटाफट से। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई आज, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या बात करें? पार्टनरशिप एसेट्स, जॉइंट स्टॉक और जॉइंट एस्टेट belongs to all the partners collectively, comprises of all property rights that were bought in the common stock as contribution, जो ये स्टार्टिंग में लेके आए थे, all property rights acquired in the course of business, जो ये during the business लेके आए, goodwill is the value of reputation of the business in respect of profit expected in future। goodwill क्या रहेगा? जो कि इन्होंने वैल्यू और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बनाई है ओवर एंड अबव नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट जो ये कमा रहे हैं। गुडविल कैन बी सोल्ड आइदर सेपरेटली और अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टी। गुडविल को हम अलग से बेच सकते हैं और साथ ही साथ किसी और प्रॉपर्टी के साथ भी क्लब करके जो है बेच सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रोवाइड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होगी वो सिर्फ कंपनी या फिर मतलब पार्टनरशिप के काम के लिए यूज होनी चाहिए। In partnership, there is a community of interest which all partners takes in the property of the firm. But that does not mean that during the substance of partnership, a particular partner has a proprietary interest in the assets of the firm. अगर उसने कोई लैंड को कंट्रीब्यूट करा है, ये नहीं बोल सकता कि यार मेरी लैंड है अब हटा लो अपनी फैक्ट्री, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फर्म के नाम करी तो एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए ही यूज होगी और एक्सक्लूसिवली वो फर्म के लिए रहेगी, कोई पार्टनर का अलग से कोई अधिकार नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी पे। एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म हैज अ राइट टू गेट his share of profit till the firm subsists, and he has also right to see that all the assets of the partnership are applied to and used for the purposes of particular business। तो इसमें तो सीधे यही बोल रहा है, हर एक पार्टनर का पूरा अधिकार रहेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने का, और उसको ये देखने का भी अधिकार रहेगा जो भी प्रॉपर्टी है सिर्फ वो पार्टनरशिप के काम के लिए धंधे में यूज हो रही है और कोई पर्टिकुलर पार्टनर के कोई निजी मामले के लिए यूज नहीं हो रही है। बस यही सिंपल सी बात थी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की जो हमने देख ली। तो इसके अंदर जो भी ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग में, जो ड्यूरिंग द बिजनेस ये बनाते हैं, साथ ही साथ गुडविल, ये तीनों चीज क्लब करके हम प्रॉपर्टी और जॉइंट एस्टेट ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, जिसको हम कॉमन स्टॉक भी बोलेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको अपनी गुडविल अलग से बेचनी है तो भी बेच सकते हो। साथ ही साथ अपनी गुडविल क्या होती है? वो होती है अपनी रेपुटेशन जो बनाई होती है, ठीक है, और वो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होगी, आसपास के कामों के लिए यूज नहीं होगी। आज हम इतनी ही क्लास रखते हैं अपनी। नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रस्थान करेंगे, जिसका नाम है पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स। ठीक है, यहां से अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, कोई नहीं, कर लेंगे, टेंशन ना लो, बस मेरे साथ बने रहो। टेक केयर, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे रिवाइज करके आते रहना और सब अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।